हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं BSc पार्ट सेकंड के बच्चों को उनके पेपर फर्स्ट में शामिल DNA रेप्लिकेशन के बारे में बताऊंगी। ये DNA रेप्लिकेशन के लेक्चर्स देखिए कम से कम 4 बार में पूरे होंगे, तो आज इसका पहला पार्ट ही मैं आपको बता रही हूँ और इसमें कुछ डेफिनेशंस और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो देखिए DNA रेप्लिकेशन की एक तो सबसे पहले हम देखें कि DNA रेप्लिकेशन है क्या। एक जो DNA मॉलिक्यूल होता है, इसकी 2 एक समान कॉपीज़ तैयार करना ही DNA रेप्लिकेशन कहलाता है। और इस जो विशेष प्रक्रिया है, इसमें एक डबल हेलिकल जो सीरीज़ है वो खुल करके और प्रत्येक नए DNA अणु के निर्माण के लिए एक टेम्पलेट का कार्य करती है और इसकी एक नई कार्बन कॉपी या DNA श्रृंखला का संश्लेषण या सिंथेसिस करती है और इसको हम कहते हैं DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एस फेज़ में स्टार्ट होता है, जबकि ये न्यूक्लियस के अंदर ही संपन्न होता है और इस दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पतले और लंबे दिखाई पड़ते हैं। पतले और लंबे दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि इससे कुछ थोड़े मोटे दिखाई पड़ते हैं। इसी समय इनकी रेप्लिकेशन आरंभ करने एवं किसी अन्य समय समाप्त करने के पीछे जो स्टिमुलस है वह अज्ञात है। प्रोकैरियोट्स में पुनरावृत्ति साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, क्योंकि उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है प्रोकैरियोट्स में। DNA के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के आधार पर वॉटसन तथा क्रिक ने इसके रेप्लिकेशन की एक प्रक्रिया समझाई और इन्होंने बताया कि प्रक्रिया के इनिशियल स्टेजेस में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और टूटने लगते हैं और इससे न्यूक्लियोटाइड्स की जो स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो जाते हैं और DNA की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अलग होकर के अनकॉइल हो जाती हैं। इसी तरह DNA की डबल हेलिकल हुई और प्रत्येक डबल हेलिकल से पृथक हुई और प्रत्येक सीरीज़ में एक दूसरे की पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज़ होती हैं। स्पेसिफिक बेस पेयरिंग का गुण होने के कारण अलग हुई सीरीज़ के न्यूक्लियोटाइड्स सेल साइटोप्लाज्म में से अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को आकर्षित करते हैं और इसी नई श्रृंखला पर कौन से क्षार या बेसेस उपलब्ध होने पर इसका पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। क्योंकि यह पुराने रेप्लिकेशन फोर्क DNA अणु पर एक स्थान है जहां हेलिकेज द्वारा 2 सूत्रीय श्रृंखला अनकॉइल होकर खुल जाती है तथा अंग्रेजी के आकार के अक्षर Y के संरचना बना लेती है। इसके दोनों स्ट्रैंड्स पर नई DNA श्रृंखला के लीडिंग व लैगिंग स्ट्रैंड संश्लेषित होते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रोटीन एवं एंजाइम्स भी सहायक होते हैं। एक बार कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोजन बंध टूट जाने पर हाइड्रोजन बंध द्वारा अलग हो जाने पर इनके शुगर जो बेसिस हैं उनके रेडिकल्स फॉस्फेट समूह से जुड़ जाते हैं और नई न्यूक्लियोटाइड सीरीज़ बनाते रहते हैं। इस प्रकार डबल हेलिकल DNA की अलग हुई और प्रत्येक श्रृंखला व नव DNA अणु निर्माण के लिए टेम्पलेट या प्रारूप का काम करती है। इसी प्रकार जो कॉम्प्लीमेंट्री चेन है वो उस पर भी यही काम होता है। DNA का प्रत्येक डॉटर मॉलिक्यूल हाइब्रिड होता है, जिसमें DNA की एक श्रृंखला तो मात्र या मदर सेल से आती है और दूसरी नई सिंथेसाइज होती है। इस तरह DNA रेप्लिकेशन के प्रोसेस को हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स में सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ DNA रेप्लिकेशन का सर्वप्रथम टेलर ने 1957 में
प्रदर्शन किया था। इस टेलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी अपन बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ कॉमन टर्म्स जो यूज़ होती हैं डीएनए रेप्लिकेशन के समय, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एक टर्म है रेप्लिकॉन। डीएनए अथवा आरएनए अणु जो रेप्लिकेशन प्रारंभ कर सकने में सक्षम हो तथा स्वयं रेप्लिकेट हो सकें, उसे रेप्लिकॉन कहते हैं। जीवों में रेप्लिकेशन की लंबाई में भिन्नता होती है। बैक्टीरिया ई कोलाई में एकमात्र रेप्लिकॉन उपस्थित रहता है जिसकी लंबाई 4200 kb होती है, जबकि यीस्ट में ये 500 रेप्लिकेशंस होते हैं जिनकी लंबाई 40 kb होती है। यूकैरियोट्स में ये होती है 20,000 से 1 लाख अगुणित जीनोम में रेप्लिकेशन उपस्थित हो सकते हैं। इसके विपरीत प्रोकैरियोट्स में एक ही उद्गम स्थल, एक रेप्लिकेशन फोर्क व एक ही रेप्लिकॉन उपस्थित रहता है। रेप्लिकॉन के केंद्र में पुनरावृत्ति उद्गम स्थल उपस्थित रहता है। जब उद्गम स्थल या इनिशिएशन साइट सक्रिय होता है तो यह रेप्लिकेशन फोर्क उत्पन्न करता है जो उल्टी दिशा में आगे बढ़ता है। आगे जाकर यह दूसरी रेप्लिकेशन फोर्क में मिल जाता है। रेप्लिसोम एक जटिल आणविक मशीन है जहां डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यह सर्वप्रथम डीएनए की 2 सूत्रीय श्रृंखला को अनकॉइल करके 2 सिंगल स्ट्रैंडेड सीरीज का निर्माण करती है। प्रत्येक जनक श्रृंखला डीएनए टेम्पलेट का कार्य करके इसकी पूरक अनुक्रम युक्त नए डीएनए को संश्लेषित करती है। इस तरह 2 नए सूत्रीय डीएनए डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड तैयार होते हैं जो जनक के 2 सूत्रीय डीएनए अनुक्रमों की एक जैसी कॉपी होती है। रेप्लिसोम में विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं जैसे कि डीएनए ए बी सी डी ई, हेलिकेज, गायरेज, टोपोआइसोमरेज, एसएसबी प्रोटीन्स, आरपीए, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए तथा लाइगेज इत्यादि उपस्थित रहते हैं। प्रोकैरियोट में प्रत्येक विभाजित होते हुए न्यूक्लियोटाइड के 2 रेप्लिसोम की आवश्यकता होती है जिसमें कि पुनरावृत्ति 2 दिशा में संपन्न होती है। और रेप्लिकेशन तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों फोर्क कोशिका के बीच में 180 डिग्री तक नहीं पहुंच जाए। अंत में अंतःस्थ स्थल के पुनरावृत्त होते ही रेप्लिसोम डीएनए से अलग हो जाता है। अब देख लेते हैं इसमें एंजाइम्स कौन कौन से काम में आते हैं। एंजाइम देखिए, डीएनए की पुनरावृत्ति के दौरान जो एंजाइम्स काम में आते हैं वो हैं हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज। ये इम्पॉर्टेंट, इनमें हेलिकेज प्रोटीन्स डीएनए की श्रृंखला को विकुंडलित करने का कार्य करते हैं, जबकि गायरेजेस फोर्क के सिरे पर उपस्थित सुपर कुंडलन को खोलता है। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए आवश्यक है। डीएनए लाइगेज डीएनए प्राइमेज व आरएनए प्राइमर के हटने के पश्चात कट सील का कार्य करते हैं। प्रोटीन्स, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अनेक प्रोटीन भी आवश्यक होते हैं। यह पुनरावृत्ति के प्रारंभिक स्थल की पहचान में, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के खुलने में, डॉटर डीएनए के मॉलिक्यूल में दोबारा कॉइलिंग हेतु सहायक होते हैं। तो देख लेते हैं अब हम मुख्य पार्ट आता है डीएनए रेप्लिकेशन को। डीएनए रेप्लिकेशन का ये देखिए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मेथड जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मेथड को सबसे पहले मैसेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में डिमॉन्स्ट्रेट किया था और इसको सभी साइंटिस्ट द्वारा स्वीकार भी किया गया। इसमें देखिए ये जो एक मेन जो डीएनए होता है, ये हमने सपोज ये वाला डीएनए किसी एक सेल से लिया है और इसकी दोनों जो ये कॉइल्स हैं, ये वाली कॉइल्स हैं, ये दोनों कॉइल्स देखिए हमने इस तरह से बना दिए हैं। और अब इस कॉइल का अगर हम रेप्लिकेशन करते हैं तो सेमी कंजर्वेटिव मोड में देखिए इसमें एक तो कॉइल ओरिजिनली रहती है, यहाँ देखिए ओरिजिनल रहेगी, और जो दूसरी कॉइल होती है वो कॉइल दूसरे कलर की मैं बना देती हूँ। ये दूसरी कॉइल इस तरह से होगी।
तो जो ब्लू कलर से मैंने कॉइल बनाई है वो तो नई सिंथेसाइज है, और जबकि जो पिंक कलर में है वो ऑलरेडी पेरेंट कोशिका से आई हुई है। इसको मैं अगर ये जो ऑलरेडी बने हुए डायग्राम्स हैं इसमें मैं आपको बताऊं तो ये यही है। इसमें एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट के सेल से आया हुआ है, पेरेंट सेल से आया हुआ है, और जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया सिंथेसाइज हुआ है। तो यही जो एक्सपेरिमेंट द्वारा मेसेल्सन एंड स्टॉल ने प्रूव किया था कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है इनके रेप्लिकेशन का, जिसमें कि एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल सेल का होता है और दूसरा स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज होता है। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब पहले तो हमने पढ़ा था सेमी कंजर्वेटिव, अब हम देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव मेथड क्या है। कंजर्वेटिव मेथड में डीएनए की जो संरक्षी पुनरावृत्ति होती है वो ब्लॉच ने 1955 में प्रस्तुत करी, और इसके अंतर्गत दो नई संश्लेषित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आमने सामने होकर जुड़कर एक नया डीएनए अणु बनाती हैं, जबकि दूसरी श्रृंखला में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जनकों के ही रहते हैं। इनमें से एक जनक का डीएनए तथा दूसरे डीएनए की नई कार्बन कॉपी के रूप में संश्लेषित होता है। तीसरा आ जाता है इसमें डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डिस्पर्सिव को कहते हैं परिक्षेपी। तो डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में इस रेप्लिकेशन को मैक्स डलब्रूक ने 1954 में रिपोर्ट किया। डीएनए की पुनरावृत्ति में डीएनए विभिन्न खंडों में विभाजित होता है। यह खंड आपस में जुड़कर डीएनए के दो सूत्रीय अणु बनाते हैं, जिसमें किसी भी स्थल पर जनकों डीएनए के दो सूत्रीय अणु बनते हैं, अतः अन्य किसी स्थान पर जनकों का पुराना तथा कहीं नया डीएनए खंड जुड़ जाता है। ये हुआ इसमें डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, अर्थात जब भी ये हम इसके डीएनए के जो हेलिकल कॉइलिंग को खोलते हैं तो कभी कभी उसके में पुराना भी जुड़ जाता है या किसी और सेल का भी जुड़ जाएगा अगर डीएनए खंड, तो वो इस प्रकार का रेप्लिकेशन मेथड कहलाता है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। मेसेल्सन एंड स्टॉल के प्रयोग को यहाँ पर इन्होंने एक फिर से समझाया है, उसी को रेडियो एक्टिव लेबल करके समझाया गया है। मेसेल्सन एवं स्टॉल ने 1958 में अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, और इसके बाद में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में मैथ्यू मेसेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टॉक ने 1957 में ई कोलाई को N15 आइसोटोप नाइट्रोजन युक्त माध्यम पर अनेक पीढ़ियों तक लगातार संवर्धित करके रिसर्च करी, और उन्होंने ई कोलाई को N15 नाइट्रोजन के साथ उसका कल्चर किया और उसके बाद पता लगाया तो डीएनए में समान N15 लेबल वाले डीएनए उपस्थित था। इनके डीएनए के दोनों सूत्रों पर रेडियोधर्मी नाइट्रोजन उपस्थित था। जब N15 नाइट्रोजन जीवाणु को हल्की नाइट्रोजन यानी कि N14 युक्त माध्यम में स्थानांतरित किया गया तो जो जीवाणु की पॉपुलेशन प्राप्त हुई उसमें डीएनए का एक सूत्र N15 तथा दूसरे स्ट्रैंड में N14 नाइट्रोजन पाया गया। भारी नाइट्रोजन युक्त डीएनए का एक सूत्र जब जनक से प्राप्त हुआ हो तथा दूसरा हल्का नाइट्रोजन युक्त माध्यम से संवर्धित हुआ हो तो तभी इसी प्रकार का रेप्लिकेशन संभव है, जो कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को दर्शाता है। ई कोलाई के प्रथम, द्वितीय व तृतीय पीढ़ी के डीएनए को निष्कर्षित करके उसके सीजियम क्लोराइड के साल्ट में घोला गया तथा साल्ट घनत्व और साल्ट डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा उच्च गति से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया गया। उससे भी ये पाया गया कि जब दोनों जनक के दोनों सूत्रों में जो भारी नाइट्रोजन युक्त था वह सबसे भारी पाया गया, जबकि प्रथम पीढ़ी में जो हल्का नाइट्रोजन युक्त माध्यम पर संवर्धित की गई थी वह जनक डीएनए N15 से हल्की घनत्व वाली थी। देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये
ये डीएनए का स्ट्रैंड है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, और इस दो डबल स्ट्रैंडेड पर N15 से इसको हमने लेबल किया था और उसको ये लेबल कर दिया। उसके बाद में इसका हमने जब रेप्लिकेशन किया तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रैंड तो N15 है और इसमें दूसरा स्ट्रैंड जो लाइट है वो N14 है। इसका नेक्स्ट जनरेशन से में फिर से रेप्लिकेशन किया गया तो यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रैंड N14 और एक नया स्ट्रैंड N15 और आगे भी इसी प्रकार के प्राप्त होते गए। यहाँ पर हमने ये जो दिखाया है वो इस तरह से दिखाया है कि ये जो डार्क बैंड है यहाँ तो दोनों बैंड्स पर N15 है और जो ये लाइट बैंड्स हैं यहाँ पे ये M14 प्रकार का लेबलिंग है। तो इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलते हैं? प्रथम पीढ़ी में पुत्री डीएनए में जनक डीएनए से प्राप्त भारी सूत्रों तथा दूसरे हल्का नया संवर्धित सूत्र उपस्थित रहता है, और दूसरा है सेकेंड जनरेशन में 50% संकर डीएनए निर्मित होता है, और तीसरा है थर्ड जनरेशन में 25% हाइब्रिड तथा 75% लाइट डीएनए प्राप्त होता है। थैंक यू।